गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने ग्रामर के मोस्ट ऑफ पॉइंट देख लिए थे, जैसे कि ऐसे, स्टोरी, फिर क्वेश्चन आंसर, गद्यार्थ ग्रहण के। अब बारी है अहवाल लेखन, जो आप गुजराती में सीखे ही हो। अहवाल लेखन मतलब कि रिपोर्ट राइटिंग। अहवाल मतलब रिपोर्ट राइटिंग, जिसको आप इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग बोलते हो। तो अहवाल लेखन है वो आपको अभी तो 9th है तो मैं कराऊंगी, उसमें से पूछेंगे। लेकिन जब आप 10th में आओगे तो अहवाल रिपोर्ट राइटिंग है वो भी आपको बाहर से दिए जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमने जो करवाए हैं वहीं से पूछे, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग या तो अहवाल लेखन दोनों कह सकते हैं। तो आप कैसे लिखते हो, कैसे लिखा जाता है, वो पहले हम देखेंगे। तो अहवाल लेखन का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा होता है, जैसे कि पाठशाला में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। मतलब कि किया गया था मतलब कि ये पास्ट क्या है, उसके बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल लिखिए। मतलब कि रिपोर्ट लिखिए कि आपने किस दिन किया था, कौन कौन था, कैसे किया था, ये सब आपको उसमें लिखना होता है और अपनी भाषा में ही लिखना होता है। उसमें कुछ हार्ड नहीं है। जैसे कि इसमें दिया गया है भावनगर 5 नवंबर 2018। अब आपको उतना तो पता है कि आपके एग्ज़ाम 2020 में है, तो आपको साल तो वहीं रखना है। डेट और मंथ आप कोई भी डाल सकते हो, अगर रिपोर्ट राइटिंग में नहीं दिया है तो। रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा आपको डेट, मंथ या साल देते नहीं है, लेकिन जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो तब सबसे पहले आपका गांव जहाँ आप रहते हो, फिर डेट, मंथ और साल ये लिखना होता है। तो जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि आपकी एग्ज़ाम मान लो आज है, तो आज 29 सितंबर है, तो मैं लिख सकती हूँ कि 25 अगस्त, 25 जुलाई, 25 जून, आगे का डेट लिखना होता है। ओके, सबसे पहली ये बात। तो हमें अहवाल देखते जाते हैं और साथ में समझते जाते हैं। तो भावनगर 5 नवंबर 2018, डेट लिख दिया, किस दिन था, बराबर। कल हमारी पाठशाला नेहरू विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह की बड़ी धूमधाम रही। कल हमारी पाठशाला, तो पाठशाला आप अपना पाठशाला का नाम लिखिएगा कि तक्षशिला एजुकेशन में वृक्षारोपण समारोह की बड़ी धूमधाम रही। सुबह 9 बजे सभी शिक्षक तथा माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थी विद्यालय के प्रांगण मतलब कि मैदान, ग्राउंड, प्रांगण में उपस्थित हो गए थे। अब सुबह 9 बजे टाइम लिखना है। सुबह 9 बजे सारे शिक्षक हैं, माध्यमिक कक्षा के सारे विद्यार्थी हैं, ये सब मैदान में आ गए थे। कार्यक्रम का उद्घाटन महानगर पालिका के मेयर श्री नितिन शाह ने किया था। अब ये जरूरी नहीं कि आप कौन सा नाम लिखें, तो आपको पता हो कि आपके चोटिला के मेयर कौन है तो आप उसका नाम लिख सकते हो, या तो कोई ट्रस्टी ब्रस्टी का नाम लिख सकते हो। तो उसके हाथों से कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इसके बाद शिक्षकों ने भी आसपास खोदे गए गड्ढों में अनेक पौधे लगाए। उसके बाद जो शिक्षक थे हमारे टीचर्स, उसने भी जो गड्ढे खुदे हुए थे उसमें नए पौधे लगाए। विद्यार्थियों ने में नगर के कई भागों में वृक्षारोपण किया। स्कूल में तो किया ही, लेकिन नगर में भी कई जगहों पर वृक्षारोपण किया। पौधों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका ने झालियों मतलब ट्री गार्ड की व्यवस्था की, क्योंकि जो गाय होते हैं या कोई पशु होता है वो उसको नुकसान न करे, इसीलिए क्या किया तो कि झालियाँ मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ट्री गार्ड, वो लगवाया। मेयर श्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अब भावनगर सचमुच एक हरियाला नगर बन जाएगा। अब जो मेयर थे उसने प्रवचन दिया, उसमें क्या बोला कि ठीक है, अब सच में भावनगर है वो एक हरियाला नगर बन जाएगा। बस इतना ही रिपोर्ट राइटिंग होता है। तो आई थिंक आप अपने आप लिख ही सकते हो अपने आप वर्ड में। ओके, इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लेना लेक्चर ख़त्म होने के बाद। अब दूसरा देखते हैं कि अपने स्कूल में मनाए गए शिक्षक दिन के बारे में करीब 50 शब्द में अपनी भाषा में अहवाल लिखिए। तो अमरेली 6 सितंबर 2018, कल यहाँ के गांधी विद्या सदन हाई स्कूल में
शिक्षक दिन बड़े उत्साह से मनाया गया। तो आपको पता है डेट आपके आप अपने आप लिखनी है, अपने स्कूल का नाम अपने आप लिखना है, लेकिन जो है शिक्षक दिन की उजवणी, वृक्षारोपण, वो आपको पॉइंट वहीं का वहीं रखना है। तो कल यहाँ जैसे कि तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम स्कूल में शिक्षक दिन बड़े उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के 25 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। जो अच्छे शिक्षक होते हैं उसका क्या किया, सम्मान किया। विद्यालय की तरफ से प्रत्येक शिक्षक को शाल तथा श्रीफल दिया गया। उसको शाल पहनाई गई और श्रीफल दिया। विद्यार्थियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार दिए, मतलब गिफ्ट दिया। 10वीं कक्षा के छात्र अम्बरीश देसाई ने अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। मतलब जो उसकी दया दृष्टि में, जो मानो कि कोई प्रवचन देता है, कोई स्पीच देता है, तो आप कोई भी छात्र का नाम लिख सकते हो कि इसने शिक्षकों पे स्पीच दी। विद्या सदन के आचार्य तथा शिक्षकों ने अपने आशीर्वचन से विद्यार्थियों का अनुशासन का पालन करने तथा लगन से विद्याभ्यास करने का संदेशा दिया। जबकि जो आचार्य थे, जो शिक्षक थे, उसने भी थोड़ा स्पीच दिया। तो उसने क्या बताया कि बच्चे आपको नियम का पालन करना चाहिए और आपको अभ्यास में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। लास्ट में राष्ट्रगीत था और बाद में हमारा कार्यक्रम था वो पूरा हुआ। अब तीसरा है, आपके विद्यालय में गांधी जयंती समारोह मनाया गया, उसके बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल लिखिए। तो एक गांधी जी पे है, गांधी जयंती पे। तो आपको पता ही है कि अभी आ रही है 2 अक्टूबर को। तो कल 2 अक्टूबर को नूतन भारत विद्यालय में गांधी जयंती समारोह बड़े उत्साह से मनाया गया। तो आप लिख सकते हो कि कल 2 अक्टूबर को तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम में गांधी जयंती का समारोह बड़े उत्साह से मनाया गया। 7वीं कक्षा की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की और वैष्णव भजन को तेने कहिए वो भजन गाया। कक्षा 8वीं के रघुवीर ने गांधी जी के हूबहू वेश धारण किया था। गांधी जी जैसा पहनते थे, पोतड़ी, वो शाल डालते थे, बिल्कुल वैसा ही उसने वेश धारण किया था। गांधी जी की शैली में उसका भाषण सुनते में मज़ा आया। गांधी जी जैसे बोलते थे वैसे उसने बोला, तो हमें भाषण सुनने में भी मज़ा आया। हिंदी अध्यापक श्री कैलाश नाथ जी ने गांधी जी के जीवन में कई रोचक प्रसंग सुनाए। अब जो हिंदी के टीचर थे उसने गांधी जी के बारे में हमको कई सारे प्रसंग सुनाए, उसकी बातें सुनाई। कथाई कार्यक्रम में सबने भाग लिया। रघुपति राघव राजाराम की धुन में सब तन्मय हो गए थे और अंत में राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। ओके, अब दूसरा देखते हैं, चौथा। अपने विद्यालय में मनाए गए पारितोषिक वितरण समारोह के करीब 50 शब्दों में, मतलब कि आपको पता है कि आपको इनाम कब कब दिए जाते हैं, या तो आपके रिजल्ट आए हो, उसमें जो 1-2 नंबर आए हो, या तो कोई खेल महोत्सव हो, तब आपको इनाम वितरण दिया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है। तो सर्व विद्यालय वडनगर, तो हम लिख सकते हैं तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम चोटीला। कल 24 फरवरी 2019 को इस विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हुआ। मतलब कि पूरे ईयर्स का जो जो इनाम जिसको देना है उसका कार्यक्रम हुआ था। समारोह के अध्यक्ष जिलाधीश श्री अमरभाई चौधरी थे। जिला के जो अध्यक्ष होते हैं उसका नाम था अमरभाई चौधरी, तो वो थे। देववंदना के बाद आचार्य की प्रफुल्लचंद गांधी ने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। पहले देववंदना मतलब कि प्रार्थना की और बाद में आचार्य थे जो प्रफुल्लचंद्र गांधी ने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया कि ये क्या था, और पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया। जो मेहमान आए थे उसका उसने क्या किया, स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कुछ मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, मतलब कि कोई डांस हो, कोई देशभक्ति गीत हो, वैसे कार्यक्रम भी उसने रजू किए। बाद में अध्यक्ष महोदय के कर कमलों द्वारा पिछले वर्ष एसएससी में 75% तथा उसके अधिक अंक पाने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए। जिसके भी परसेंटेज है वो 75 आए हैं या तो उसके ऊपर आए हैं, उसको क्या दिया गया, इनाम।
उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए गए। समारोह में छात्रों ने अभिवादक की बड़ी संख्या में उपस्थित थे, बहुत सारे ऑडियंस भी थे। राष्ट्रगीत के साथ समारोह की समाप्ति हुई। ये तो लास्ट में सभी में आएगा कि राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। 5वां देखते हैं लास्ट। अपनी पाठशाला में मनाए गए पर्यावरण रक्षा दिन समारोह के बारे में करीब 50 शब्दों में अहवाल लिखिए। रणुज मतलब गांव का नाम है तो आप लिख सकते हो चोटीला, 20 नवंबर 2018 हमारी पाठशाला तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम में पर्यावरण रक्षा दिन समारोह मनाया गया। इस दिन 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों ने गांव में लगभग 200 पेड़ लगाए। गांव के सभी मोहल्लों में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, सारी जगह स्वच्छ की। कई जगह गड्ढों में बरसात का पानी अभी तक भरा था, उसमें मलेरिया मच्छर थे। विद्यार्थियों ने उन गड्ढों को जंतुनाशक दवा डाली या उन्हें मिट्टी से भर दिया। गांव के तालाब की भी सफाई करवा गई। तालाब के किनारे एक बड़े बोर्ड पर लिखवा दिया, तालाब में जानवरों को न नहलाए, तालाब के किनारे में कपड़े न धोए, तालाब में कूड़ा कचरा न डालें, ये सूचनाएं लिखी गई। गांव के कुओं के आसपास भी सफाई की गई। उन पर भी कुओं को पानी का गंदा न करने का निर्देश लिखकर टांग दिया कि कुएं के पानी को गंदा मत कीजिए। शाम को शिक्षकों ने पर्यावरण की स्वच्छता के महत्व में पर प्रकाश डाला। शिक्षकों ने समझाया कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार हमारी शाला में पर्यावरण रक्षा दिन समारोह बड़े उत्साह से मनाया गया। तो आई थिंक अहवाल लेखन इतना भी हार्ड नहीं है कि आप समझ ना पाओ। हमने 5 एग्जाम्पल देखे हैं रिपोर्ट राइटिंग के, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ तो सारे नोट्स इसमें आ ही गए कि कौन कौन से हो सकते हैं अहवाल लेखन। मतलब अभी रमोत्सव का है या कोई कार्यक्रम दूसरा कोई है तो उसका आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना हो तो आपको मेन क्या है, तो कि डेट लिखनी है, साल लिखना है, मंथ लिखना है, आपके स्कूल का नाम लिखना है, बाद में जो जो आपने किया है वो आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हो आसानी से। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा है विचार विस्तार। पहले हमने क्या देखा, अहवाल लेखन, अब बारी आई विचार विस्तार। हम गुजराती में तो पढ़े ही है विचार विस्तार। विचार विस्तार का मीनिंग क्या होता है, तो कि जो पंक्तियाँ 2 लाइन में होती है, जो पंक्तियाँ 1 या 2 लाइन में होती है उसको हमें अर्थ विस्तार करना है, उसका अर्थ समझकर उसको बड़ा करना है। अर्थ विस्तार का मीनिंग समझ में आ गया कि 1 या 2 लाइन में जो अर्थ विस्तार आपको दिया है पंक्ति में, उसको आपको समझकर उसको बड़ा करना है। एग्जाम्पल लिखने हैं, थोड़े पॉइंट लिखने हैं और उसके बारे में स्पष्टता करनी है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई मतलब जे वही गई, सो बात गई तो હવે વાત પૂરી, જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, હવે પૂરું। तो हम इसको क्या करेंगे, लंबा करेंगे। तो इसमें सदे नहीं कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। मतलब के एमा कोई संदेह એટલે કે એમાં કોઈ શંકા નથી કે જે સમય વયો ગયો છે તો મનુષ્યના मन ઉપર એની ગહેરી છાપ પડે છે। परंतु उस छाप का क्या महत्व है, जब आप काम कर रहे थे तब आपको वो बात समझनी चाहिए थी। जो हो गया वो वापस नहीं लौट सकता, समय है वो वापस नहीं आ सकता, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो बीत गया, सो बात गई, ख़त्म करो बात, उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो हमारे मन में जो गहरी छाप छूट जाती है पर उस छाप का महत्व नहीं होता। बीती बातों पर अधिक सोचने से हमारी मानसिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। अब जो पास्ट है हमारा, मानो कि वो बुरा है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि समय चला गया है। तो उसके बारे में और भी हम टेंशन ले या तो उसको चेंज करने के लिए नए नए उपाय शोधें, तो इससे क्या होता है, हमारी मानसिक शक्तियाँ है उसका विकार होता है, टेंशन बढ़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है।
हम अपनी क्रिया शक्तियों खो देते हैं। हम जो अपना कार्य करते हैं उसमें भी हमारा ध्यान नहीं लगता है। पुरानी असफलताओं को याद करने से भविष्य भी अंधकारमय दिखने लगता है। अब भूतकाल में आपको जो असफलता मिली है, आपसे कुछ गलती हो गई है, आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आपका जो अगले आने वाला कल है वो भी आपका कैसा जाएगा, पूरा। उससे अच्छा है जो बीत गया उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ और अपना नया सुधारो कि अब हमसे कोई गलती ना हो। सामने कर्तव्य पड़े होते हैं पर उन्हें करने का उत्साह नहीं रहता। जब हम पुरानी बातें अपने मगज में संग्रह करके रखते हैं तो क्या होता है कि जो नया काम हमारे पे आया है उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, उसके हम क्रिया नहीं कर सकते और उसमें हमें खुशी भी नहीं मिलती। इसलिए बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। पुरानी शत्रुता हो, पुरानी कड़वाहटें हो, दिमाग से निकाल दो और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करें। भूतकाल में हमसे जो गलतियाँ हो गई है, किसी से दुश्मनी हो गई है, किसी से कड़वाहट का संबंध हो गया है, तो उसे भूल जाओ, उसे दिमाग से निकाल दो और वर्तमान को चैन से जीने की कोशिश करो। जो चल रहा है उसको चैन से जियो। हम आशा का आंचल थामकर मन में नया उत्साह लाए। हमें सोचना चाहिए कि रात चली गई, बात भी खत्म, नई सुबह आई, नई सुबह को हम जी भर के अच्छे काम करके अच्छा निभाएंगे। इसीलिए जो बीत गई सो बात गई उक्ति का यही आशय है कि हम विगत के सुख मुरझाए फूलों को फेंक कर अनागत के पुष्पों की सुगंध का आनंद ले। जो मुरझा गए फूल है उसको भूल जाओ और जो नए पुष्प खिले हुए उसकी सुगंध का मजा लो। ओके, तो क्लियर ये पहला। दूसरा देखते हैं, कर भला होगा भला। कर भला, તમે સારું કરશો तो होगा भला, તમારું પણ કેવું થશે, સારું। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, તમે જેવું કરો છો એવું તમને સામે મળે છે। जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। તમે સારું કરશો તો તમને સામે સારું મળશે, તમે ખરાબ કરશો તો તમને સામે ખરાબ મળશે। आम के बीज बोएंगे तो आम के मीठे स्वादिष्ट फल मिलेंगे। अब आम है, उसकी गुठलियाँ खा के मतलब आम खा के आप उसकी गुठलियाँ वहाँ फेंक दोगे, वो गढ़ हो जाएंगी तो आम का वृक्ष ही उगेगा और उसके बाद आपको वहाँ से मीठा आम ही मिलेगा। जबकि बबूल बोलेंगे तो कांटे मिलेंगे। जब आप बावल होते हैं ना, वो बोएंगे तो आपको वहाँ कांटे ही मिलेंगे। देने और पाने की यह शाश्वत परंपरा है, पहले से चली आ रही है। जैसा करोगे वैसा आपको वापस मिलेगा। इसीलिए यदि हम किसी का भला करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी भलाई होगा। આપણે કોઈપણનું સારું કરીએ તો નિશ્ચિત છે, નક્કી જ છે કે આપણું પણ શું થશે, સારું। ભલાઈ કા બીજ કભી વ્યર્થ નહીં જતા। તમે જે સારું કર્યું હોય એ કદી ખરાબ થશે નહીં। यदि हमने भलाई का बीज बोया है तो हमें उसके वृक्ष से भलाई का ही फल मिलेगा। हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उनसे अच्छा ही वापस मिलेगा। चींटी ने शिकारी के पैर पर काटकर तोते की जान बचाई तो तोते ने उसे डूबने से बचाया। जैसे कि हमारी स्टोरी है चींटी और कबूतर की, इसमें तोता लिखा है लेकिन हमारी स्टोरी है वो कबूतर की है। जैसे कबूतर ने पहले पत्ता डालकर कीड़ी को बचाया था, तो जब शिकारी ने वो कबूतर पे निशाना लगाया तो चींटी ने उसको काट लिया ताकि वो कबूतर बच गया। तो उसने अच्छा किया था, उसकी जान बचाई थी। तो अब की चींटी थी, उसने भी कबूतर की जान बचा ली। एक ग्रीक गुलाम ने सिंह के पैर पर कांटा निकालकर उसे राहत दी थी। अब एक ग्रीक में जो एक मानस था उसको गुलाम बना दिया था, लेकिन उसने क्या किया था, एक शेर था उसके पैर से कांटा निकाल दिया था। तो तब उसको गुलाम बनाकर उसको वापस कैदी बना दिया और उसको सिंह के सामने खुला रख दिया उस मानस को। तो सिंह के उस आक्रमण न करने के उसे गुलामी के जीवन से मुक्त करवा दिया। अब
स्टोरी ऐसी है वो कि एक ग्रीक था, ग्रीक देश की बात है, वहाँ एक आदमी था, उसको गुलाम बनाया था। वो उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने क्या किया, वहाँ से भाग गया। राजा ने भी अपने जो सिपाही थे उसके पीछे छोड़ दिए। ये भागते भागते कहाँ चला गया, जंगल में। जंगल में देखा तो एक शेर था, उसके पैर में एक कांटा लगा हुआ था, वो उससे निकल नहीं रहा था। तो इस जो गुलामी में जो मानस था उसने कांटा निकाल दिया, लेकिन तब तक वो सिपाही थे, आगे जब दौड़ के गया वहाँ से वो आदमी, तो आगे जाके जो राजा के सिपाही थे उसने उसको पकड़ कर राजा के पास ले गया। राजा ने उसको सजा दी कि भूखे शेर के सामने इसको रख दिया जाए। तो शेर का पिंजरा खोल दिया और उस मानस को वहाँ पे रख दिया। अब शेर था, उसने उस आदमी को पहचान लिया कि ये वही है जिसने मेरा कांटा निकाला था। तो भूखे शेर ने उस आदमी को मारा ही नहीं। तो राजा ने सोचा कि पशु भी इसको नहीं मार रहा तो ये कुछ अच्छा होगा आदमी, तो उसको भी छोड़ दिया, तो अपनी गुलामी से उसको मुक्त करवा दिया। इस प्रकार की हुई भलाई भलाई के रूप में वापस आती ही है। हमने दो स्टोरी यहाँ देखी, एक चींटी और कबूतर की और एक ग्रीक आदमी की। तो दोनों ने भलाई की थी किसी की, तो उसकी भलाई उसको उसका फल अच्छा ही मिला। अब देखते हैं तीसरा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ आपको पता है ना, तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो इसमें हमको क्या बोला है कि खजूर का पेड़ बड़ा है तो क्या हुआ, उसका बड़ा महत्व भी होता है कि नहीं, वो आप देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ जैसे ऊंचा होता है वैसे बड़ा होने में कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पांदड़े नहीं होते, पत्ते नहीं होते, तो उससे छाँव नहीं मिलती, और उसके फल है वो भी बहुत ऊपर उगते हैं। खजूर है वो कहाँ आते हैं, बहुत ऊपर, हम आसानी से उसको तोड़ नहीं सकते। तो देखते हैं इसका, बड़प्पन वही है जिसमें उदारता हो, परोपकार की भावना हो। बड़ा हम बोलते हैं ना, उसका महत्व, तो बड़ापन उसका ही होता है जिसमें उदारता मतलब दया की भावना हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, दूसरों के लिए वो कुछ कर सके। केवल अधिक धन दौलत से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। सिर्फ पैसा होता है जिसके पास, वो नाम से ही बड़ा नहीं हो पाता। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, भूखे पथिक को न उसके फल खाने को मिलते हैं, न तो थके राही को वहाँ पर्याप्त शीतल छाएं देता है। खजूर का पेड़ ऊंचा जरूर होता है, लेकिन उसके फल भी बहुत ऊंचे होते हैं, तो जिसको भूख लगी है वो उसका फल भी नहीं खा सकते, और जो धूप में चलते चलते आदमी आ रहे हैं यात्रियों, तो उसको खजूर पेड़ में पन्ने नहीं होते, पत्ते नहीं होते, तो उसकी छाँव भी नहीं मिलती, तो उसके ऊंचा होने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। खजूर का पेड़ इतना ऊंचा है लेकिन किसी को कुछ उससे लाभ नहीं है। कवि बड़ा उसी को कहते हैं जो दूसरों का भला करे और परोपकार में ही अपने जीवन की सार्थकता अनुभवे। कवि कहते हैं कि बड़ा वो है जो दूसरों के लिए काम आ पाए और वही उसका जीवन की सार्थकता है। चौथा देख लेते हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन सपनेहु सुख नाही, मतलब कि पराधीनता का अर्थ है कि अपनी इच्छाएं मारकर दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करना। मेरे मन में जो चल रहा है मैं वो काम ना करूं, लेकिन मैं दूसरे की खुशी के लिए काम करूं। तो पिंजरे में बंद तोता क्या आकाश में उड़ने की चाहत पूरी कर सकता है? जिस तोते को हमने पिंजरे में पूर दिया है उसका सपना है कि मुझे खुले आकाश में घूमना है, तो क्या उसकी इच्छा पूरी हो सकती है? तो आप बोलेंगे नहीं। चिड़ियाघर में पिंजरों में बंद प्राणी क्या जंगल में अपने स्वाभाविक जीवन का आनंद लूट सकते हैं? जब चिड़ियाघर मतलब कि प्राणी संग्रहालय में आप जाओ, जू में, तो वहाँ के जो बंद प्राणी हैं उसको भी जंगल में घूमने का मन होता है, कुदरती अपना जो स्वाभाविक जीवन होता है वो जीने का मन होता है, लेकिन क्या वो पिंजरे में वो सुख पा सकते हैं? पराधीनता ही, यह पीड़ा ही गुलाम देशों की आज़ादी लिए तड़पाती है। जब हम खुद अंग्रेजों के राज्य में स्वतंत्र नहीं थे तो हमने युद्ध करके स्वतंत्र किया हमारा राष्ट्र, तो हम प्राणियों को क्यों गुलामी में रखें, क्यों पिंजरे में रहने दें? उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। पराधीनता की
पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए ही महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने आंदोलन किए थे। हमारे देश को आज़ादी मिले इसीलिए जब महात्मा है उसने आंदोलन किए थे, लाठियाँ खाई थी, जेल में भी गए थे। अपनी मातृभूमि को पराधीनता के नरक से मुक्त करके स्वतंत्र के स्वर्ग में ले जाने के लिए भगत सिंह, बिस्मिल खान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति फांसी के फंदे पे लटक गए थे। हमारे देश की आज़ादी के लिए ये तीनों थे, उसने फांसी भी मंजूर कर ली थी, वरना उसको क्या मिलता फांसी खाने से। व्यक्ति का विकास स्वतंत्र में ही होता है, वो जितना स्वतंत्र रहता है उतना उसका विकास ज़्यादा होता है। स्वतंत्र राष्ट्र ही गौरवपूर्ण ढंग से जी सकता है। जो राष्ट्र स्वतंत्र हो, अपने आप चला हो, उसको ही हम गौरव मान मिल सकता है। इसीलिए पराधीनता में सुख पाने की आशा करना व्यर्थ है। जब हम कोई पिंजरे में हो, कैदी बन गए हो, तो वहाँ हमें कोई खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलती और नई आशा भी नहीं आती। तो हम 4 विचार विस्तार रखते हैं, अभी 3 बाकी है, वो हम चलो अब देख ही लेते हैं। 5 आवथी हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। આપણા આવવાથી કોઈની આંખમાં પ્રેમ ન દેખાય। તુલસી તહાં ન જાઈએ કંચન બરસે મેં। તુલસી કહે છે કે આપણે એવા ઘરે કદી જવું જોઈએ નહીં। પછી ભલે ત્યાં કંચન એટલે કે પૈસાનો વરસાદ વરસતો હોય ને તો પણ આપણે ઘરે જવું જોઈએ નહીં। तो जिस घर के लोग मेहमान को आया देखकर प्रसन्न न हो और जिनकी आंखों में मेहमान के लिए स्नेह न हो, ऐसे घर में यदि सोना बरसता हो तो भी नहीं जाना चाहिए। હવે આપણા આવવાથી જે ઘરના લોકો છે યજમાન એ લોકો ખુશ ન થાય, એની આંખમાં આપણા પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય, તો એવા ઘરે આપણે કદી જવું જોઈએ નહીં। પછી ભલે ત્યાં સોનાનો વરસાદ વરસતો હોય તો પણ આપણે એ ઘરે જવું જોઈએ નહીં। हमारे सामाजिक संबंध प्रेम और आदर की शुद्ध भावना पर टिके हुए हैं। हम हमारा समाज है, उसके संबंध है वो प्रेम, स्नेह, आदर भावना से टिके हुए हैं, धन संपत्ति पर नहीं, पैसों के वजह से नहीं। पैरों पर टिके हुए संबंधों के पीछे लोभ और स्वार्थ की भावना रहती है। और जे पैसा ऊपर संबंध टेका होय बराबर, एमां स्वार्थ होय छे मानवीनो, एनी पाछळ लोभ होय छे। ऐसे खोखले संबंधों को हमें महत्व नहीं देना चाहिए। आवा जो खोखला संबंध आपणे कोई भेगा होय तो आपणे एने महत्व देवुं जोईए नहीं। और नहीं इस तरह लोगों के घर जाना चाहिए। और एने आपणाथी आववाथी खुशी न थती होय, एना आँखमां आपणा माटे प्रेम न होय तो आपणे एवा घरे जवुं जोईए नहीं। ऐसे लोगों के यहाँ जाने केवल अपेक्षा और अपमान ही मिलेगा। न्या आपणे आवा घरे जाशुं तो आपणुं अपमान ज थशे, अपनी कोई इज्जत रहશે नहीं। अतः उनसे दूर रहना ही अच्छा है। એટલા માટે જ આપણે એનાથી દૂર રહીએ એ જ સારું છે। છઠ્ઠું છે ગુરુ કુમ્હારા શીશ કુંભ હે ગઢી ગઢી કાઢે खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। मतलब कुमार है, कुम्हार, वो मिट्टी का घड़ा बनाते समय उसका बेढ़ापन दूर कर रखता है। मतलब कि कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो उसका जो आकार है, मतलब उसका जो छछलापन है वो दूर कर देता है। बाहर से वो घड़े पर हाथ से चोट करता है, मतलब टिपता है उसको, परंतु भीतर वो हाथ से उसे सहार देता है, लेकिन अंदर से क्या करता है, उसको सीधा कर देता है, अच्छा कर देता है। गुरु भी कुम्हार के समान होता है। गुरु है वो भी कुम्हार जैसा काम करता है। कैसे? तो वह बाहर से कठोर रहकर बाहर से शिष्य को डांटता है, उसको काम करवाता है, बराबर, लेकिन उसके दोस्तों तथा बुरी आदतों को दूर करता है। उसमें जो गलतियाँ होती है, जो उसमें खराब लक्षण होते हैं उसको दूर करता है, परंतु भीतर से वह उसके प्रति बहुत ही सहृदय होता है, मतलब प्रेम होता है उसके हृदय में अपने शिष्य के प्रति। शिष्य भी गुरु का स्नेह का अनुभव करता ही है कि गुरु जी मुझे डांटते ज़रूर है लेकिन प्रेम भी करते हैं, इसीलिए वह गुरु के कठोर व्यवहार को सहन कर लेता है। बाहर से कठोर और भीतर से कोमल, यही आदर्श पिता और आदर्श गुरु का लक्षण होता है। मतलब कि कुम्हार होता है वो बाहर की तरफ है, वो जोर जोर से टिपता है घड़े को, लेकिन अंदर से वो शांति से करता है। क्यों? अंदर से उसको उस गुरु की तरह उसके प्रेम है शिष्य के ऊपर,
बाहर पे वो उसकी गलतियाँ को दिखाता है, उसके बुरे लक्षण को दूर करने की कोशिश करता है। लास्ट देखते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, ओरण तो शीतल करे आपू शीतल होय। આપણે એવું બોલવું જોઈએ જેનાથી સામેવાળું સાંભળવાળું શાंति अनुभवे અને આપણને પણ शांति મળે। तो हमारे जीवन व्यवहार में वाणी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हमें पता है हम जो बोल गए वो शब्द मुंह से निकल गया किसी के सामने तो वापस नहीं आ सकता। गलती हो गई, गलती में हम बोल गए तो बोलने के बाद वो शब्द वापस नहीं आ सकता। वाणी के सदुपयोग के हमारे विरोधी पे हमारे समर्थक बन सकते हैं। जो આપણે એવો સારી વાણી વાપરીએ તો આપણા વિરોધી હોય એ પણ આપણી બાજુ આવી શકે છે। और वाणी के दुरुपयोग से हमारे मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। અને જો વાણીનો દુરુપયોગ કરીએ તો આપણા મિત્ર હોય ને એ પણ આપણા શત્રુ બની જાય છે। इसीलिए हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार का भाव न हो, अभिमान होવું જોઈએ नहीं, क्योंकि अहंकार से ही वाणी में कटुता आती है। मतलब कि वाणी છે બોલવાથી જ આપણો જે અહંકાર છે, अभिमान છે એ બહાર આવે છે। हमारी वाणी अहंकार रहित होनी चाहिए, अभिमान वगरनी होवी જોઈએ। जिस वाणी में अहंकार नहीं होता, જેમાં અભિમાન નથી હોતું, उसी में अपनेपन की मिठास होती है, एम ज આપણને આપણા જેવું લાગે છે। ऐसी वाणी बोलने से वक्ता और श्रोता दोनों सुख मिलता है, બોલવાવાળાને અને સાંભળવાવાળાને સારું લાગે છે। તો અહીં આપણા વિચાર વિસ્તાર પણ પૂરા થાય છે। આ બંને હું તમને સ્ટડી મટીરિયલમાં, હિન્દીના સ્ટડી મટીરિયલમાં ગ્રામરના પોઈન્ટમાં મૂકી દઈશ, તમારે એમાંથી જોઈને લખવાના છે, બરાબર। લેક્ચર ખાલી એટેન્ડ કરવાનો છે, લખવાનું નથી સાથે સાથે। પછી તમને સ્ટડી મટીરિયલમાં મળે 12 વાગ્યા પછી તમારે એમાંથી જોઈને ફેર બુકમાં લખવાનું છે। અને આ બંનેમાં કાંઈ ન સમજાય તો તમે પૂછી શકો છો। થેન્ક યુ।